हाय हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोग का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी ली थी। फिर हमने आपसे कहा था कि बस संक्षिप्त ही पढ़ेंगे ताकि आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, रिवाइज करिए। इस वीडियो में हम लोकसभा की उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा के किन किन उपनामों से पुकारते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, और लोकसभा का पुनर्गठन कब किया गया था, प्रथम बैठक कब हुई थी, लोकसभा के मेंबर की संख्या कैसे कैसे बढ़ रही है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में उनकी संख्या को बढ़ाकर 888 करने की घोषणा की है। तो 2026 के पश्चात अगर कोई संभावित संख्या बढ़ती है तो संख्या कितनी होती है, हम लोगों ने सभी बातों का जिक्र कर लिया है। अब फिर से हम हेडिंग डालेंगे लोकसभा सदस्य। तो अभी मेरे साथ हेडिंग डालिए और हेडिंग होगा आपका लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य। जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखेंगे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किस डेट को लोकसभा के नाम में परिवर्तन किया गया, आप बताएंगे नीचे। और हमारी टीम आपको जवाब जरूर देगी अगर आपने अच्छा आंसर किया होगा तो। किस डेट को लोकसभा के नाम में परिवर्तन किया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट में बताइए, नोट्स बताइए, बनाइएगा नोट्स और सुनिएगा। हमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या को जानना बहुत जरूरी है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या को हम 3 भागों में जानेंगे और आप भी ऐसे एक नोट्स बनाइएगा। अब हमको देखना है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या प्रथम बैठक में कितनी थी, यानी कि लोकसभा का जब प्रथम बैठक किया गया तो उसमें कितने सदस्य थे, और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, इसको भी आपको जानना है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है इनका। और तीसरा आपको देखना है कि लोकसभा के सदस्यों की जो ये वर्तमान संख्या है, यह वर्तमान संख्या कितनी है, इसको भी आपको जानना है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्यों की प्रथम बैठक में संख्या और लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या, ये तीनों प्रकार के डिजिट, ये तीनों प्रकार के फिगर आपको याद करने पड़ेंगे। तो मेरे ही साथ आप लोग बोलिए, मुझे पता है कि आप बड़े जानकार हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या उसके प्रथम बैठक के दौरान कितनी थी, तो उनके प्रथम बैठक के दौरान 500 थी। यह बात बिल्कुल जानते होंगे और मुझे पता है कि आपने सही आंसर दिया है। दूसरी बात, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। यह संभावित है कि इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट बी शैल बी 552। ओके। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो पहले वर्तमान संख्या को हम 545 के रूप में कंसीडर करते थे, लेकिन 2020 के पश्चात एक संविधान संशोधन अभी हम पढ़ने वाले हैं और इस संविधान संशोधन का नाम होगा 104वां संविधान संशोधन सन 2020। और इसके माध्यम से हमने लोकसभा के सदस्यों की संख्या को घटा दिया और लोकसभा के सदस्यों की संख्या अब हमारे पास कितनी हो गई है, 543। इस डेटा को भी आपको देखना पड़ेगा। पहले मेरे साथ बस को लिखते जाइए, मैं सभी कंफ्यूजन को आपको दूर कराऊंगा, बस केवल आप लिखते जाइए। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या उनकी प्रथम बैठक में 500 होती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। और इसी बार पेट में प्रश्न पूछा गया था, तो क्या आंसर है मैं अभी बताऊंगा इसको डिटेल में। तीसरा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो वर्तमान संख्या थी वह 2020 से पहले 545 कंसीडर की जाती थी, लेकिन 2020 के पश्चात इसको 543 कर दिया गया है। क्यों किया गया है, सभी बातों को समझेंगे। अब एक काम करते हैं, संविधान के आर्टिकल 81 के अनुसार यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब इस 552 को हम आज का नहीं मानते हैं, हम 26 जनवरी सन 2020 से पहले मानेंगे कि 26 जनवरी सन 2020 से पहले ये 552 का फिगर कैसे कैसे तोड़ा जाता था। तो इन 552 मेंबर को हम ऐसे याद करते हैं, 530 धन 20 धन 2। इसका मतलब क्या है, ये एक फार्मूला है, 530 20 और 2। देखिए जोड़िए कितना बनता है, 552। तो समझिएगा
530 का मतलब ये हो गया कि लोकसभा के 530 सदस्य डायरेक्टली राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ये 552 के आधार पर आंकड़ा है। अभी 545, 543 सब पे आंकड़ा देखेंगे। डेटाज पूछे जा रहे हैं आपसे, इससे डेटाज पर काम करने हैं, आपको लिख लिख के याद करने हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की अगर हम संख्या को 552 माने, तो अगर हम 552 मानते हैं तो 552 में से 30 या 530 मेंबर कहां से आते हैं? राज्यों से चुनाव लड़कर आते हैं। 20 मेंबर कहां से आते हैं? तो हमारे पास आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। अगर सब कुछ सही रहा तो 20 मेंबर को हम लेकर आएंगे कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव के द्वारा। और ये जो 2 मेंबर हैं, इस 2 मेंबर का चुनाव नहीं होता है, इस 2 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। तो इनका होता है, ये होते हैं मनोनीत। आप समझिएगा 552 में से जहां पर 550 मेंबर का किया जाता है चुनाव, तो देखिएगा ऐसे हम बना लें और ऐसे बना लें, तो इसमें से हमने करवा लिया चुनाव। और हम बात किस पर कर रहे हैं? 552 पर कर रहे हैं। तो 550 का हमारे पास क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। इस 552 में से 2 को हम कर रहे हैं मनोनीत, तो इन 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? मनोनीत। कितने हो गए? 552। अब जो मनोने की परंपरा है उसको आपको याद करना पड़ेगा। राज्यसभा के बारे में देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 80 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, जहां पर राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के अनुसार मनोनीत करते हैं, वहीं पर लोकसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको आर्टिकल 331 के अनुसार मनोनीत करते हैं। और स्टार के साथ इसको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको मैंने डबल स्टार लगा दिया है। लोकसभा के 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार मनोनीत करते हैं। तो ये हो गया मनोनीत किसके द्वारा? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। अभी जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कहां से मनोनीत किया जाता है? कौन सा ऐसा एरिया है जहां से इनको अपॉइंट करते हैं? तो इनका मनोनयन किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो कहां से? तो ये होगा आपका आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है। आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब ऐसा समुदाय, ऐसे लोग जिनके पिता पक्ष से, माता पक्ष से नहीं, पिता पक्ष से कोई ना कोई मेंबर ब्रिटेन, आयरलैंड, वेल्स इत्यादि देशों का नागरिक रहा होगा। यानी कि मोटे शब्दों में कहें तो उनका कोई ना कोई मेंबर, यानी कि कोई ना कोई मेल पक्ष, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंडिया का नागरिक है, तो इसके कम से कम पिताजी के साइड से कोई ना कोई व्यक्ति ग्रेट ब्रिटेन का मेंबर रहा होगा या यूनाइटेड किंगडम का मेंबर रहा होगा। तो उनसे जन्मी हुई जो संतान होती है उसी को कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल मतलब ब्रिटेन, भारतीय मतलब भारत, और समुदाय मतलब लोग। तो ध्यान रखिएगा, सन 2020 तक यह परंपरा थी कि अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ध्यान रखिएगा हर बार नहीं है, अगर राष्ट्रपति को लगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 का प्रयोग करके लोकसभा में 2 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों मेंबर को चुनाव में हिस्सा नहीं लेना होता है। लेकिन इसमें कर दिया गया बदलाव, और जब भी बदलाव किया जाता है संविधान में, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। और हाल ही में संसद ने एक संविधान संशोधन पास किया, और संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन है इसका नाम है 104वां संविधान संशोधन। संसद ने एक संविधान संशोधन पास किया है जिसका नाम है 104वां संविधान संशोधन, और ये 104वां संविधान संशोधन सन 2020 में पास हुआ है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से
आर्टिकल 331 में बदलाव किया गया, इसके द्वारा किया गया बदलाव, और ये जो बदलाव किया गया वह किया गया आर्टिकल 331 में। और आर्टिकल 331 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर लगेगा तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 मेंबर को लोकसभा में सीधे नामित कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि आज से भारत के राष्ट्रपति यानी कि 26 जनवरी सन 2020 के पश्चात भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे। यानी कि सीट समाप्त करने की बात नहीं की जा रही है, यह कहा जा रहा है कि इन 2 सीटों में जो मनोनय होता था वह मनोनय की व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, न कि सीट की व्यवस्था को। यानी कि सीट बनी रहेगी लेकिन उस सीट पर मनोनय नहीं किया जाएगा, मनोनीत सदस्यों को नहीं बिठाया जाएगा। और इसी बात को लेकर हाल ही में पेट में एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो हमने देखा था कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। लेकिन हमको लगा कि चूंकि 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब उनकी सीटें ही समाप्त कर दी गई हैं। सीट नहीं समाप्त किया गया है, सीट बना हुआ है, वो सीट पर इलेक्शन भी नहीं होगा, मनोनीत भी नहीं होगी वो सीट, लेकिन बस केवल मनोनीत करने की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया है, न कि सीट समाप्त किया गया है। इस प्रकार कई लोगों ने 552 में से 2 घटा दिया था, 550 कर दिया था, तो 550 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 552। क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि श्रीमान जी 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 331 में परिवर्तन करके लोकसभा के 2 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है, न कि सीट समाप्त किया गया है। इस प्रकार सीट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है और आज भी लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 552 है। और इसी पर प्रश्न आपसे उन्होंने पूछ रखा था। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो फिर पीछे देखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य हैं वह लोकसभा के सदस्यों में से कुछ सदस्यों का होता है इलेक्शन, कितने सदस्यों का, 550 सदस्यों का। 2 सदस्यों का होता है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। सीटों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, आज भी सीटें कितनी बनी हुई हैं, 552 बनी हुई हैं। अब एक और बात जाननी है आपको, 552 तो ये अधिकतम संख्या है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 552 मेंबर्स को बुलाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर आते हैं, तो वर्तमान में लोकसभा में आते हैं 545 के आसपास, 2020 से पहले तो 545 आते थे। अब ये जो 545 है, इस 545 में किसी न किसी का होता था चुनाव और किसी न किसी का होता था मनोनीत। तो चुनाव कितने का हो रहा था, चुनाव हो रहा था 543 का और मनोनयन कितना हो रहा था, 2 का। तो मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो अब लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है, 543 का। तो लोकसभा की वर्तमान कैपेसिटी कितनी है, तो वर्तमान कैपेसिटी है 543, यानी कि 543 मेंबर चुन कर आते हैं और लोकसभा में बैठते हैं। अब वो 545 का आंकड़ा समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनका मनोनयन नहीं हो रहा है तो सीट पर बैठते नहीं है, तो सीट तो खाली है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 543। लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछा जाए तो कितनी हो गई, 552। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारी संस्था कोशिश करेगी कि आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाया जाए और उस कमेंट का सलूशन दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ही ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। अब ये है आपका लोकसभा। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 552। 552 में चुनाव कितने का होता है, 550 का। यह अधिकतम है, यह केवल आदर्श दशा में है, ऐसा होता नहीं है। 552 में से 530 का चुनाव कहां से होता है, 530 का चुनाव होता है स्टेट से। 20 का चुनाव कहां से होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश से। ये तो अधिकतम के बारे में है। अब कितना हो गया, अब जो अधिकतम संख्या है वो तो 552 ही है, लेकिन वर्तमान संख्या कितनी है, 543। और 543 का क्या होता है, चुनाव। इन 543 में से कितने मेंबर राज्य से आते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो
तो राज्य से आते हैं 530 मेंबर। तो लोकसभा में भारत के 28 राज्यों से कुल 530 मेंबर को शामिल किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से केवल और केवल 13 सदस्य आते हैं। यहां पर मैंने 20 बताया है। 20 का मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य आ सकते हैं, आते नहीं हैं, अधिकतम 20 सदस्य आ सकते हैं। और वर्तमान में कितने आते हैं? केवल 13 ही सदस्य आठों के आठों केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। तो आइए देखते हैं। लोकसभा सदस्य और इनका हमको क्या देखना है? चुनाव। तो आप खुद ही बताइए, लोकसभा के कितने सीटों पर वर्तमान में चुनाव होता है? तो लोकसभा की कितने सीटों पर वर्तमान में चुनाव होगा? तो ये होगा 543 सीटों पर। तो इसको पहले ही याद रखिएगा, लोकसभा की कितने सीटों पर चुनाव होता है? 543 सीटों पर। नेक्स्ट पॉइंट, अभी चुनाव में कौन भाग लेता है? तो चुनाव, अभी बताइए, यूपी में चुनाव होने वाला है, और यूपी में चुनाव होने वाला है तो क्या तमिलनाडु का मतदाता आकर, तमिलनाडु का नागरिक आकर क्या यूपी के लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेगा? नहीं। अगर आप यूपी में चुनाव हो रहा है तो मतदाता कहां का होना चाहिए? यूपी का होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है बनारस में, मोदी सर खड़े हैं, तो बनारस में जब चुनाव हो रहा है तो मतदाता के रूप में क्या गाजियाबाद का मतदाता, कहीं का हो मतदाता गाजियाबाद का हो, क्या गाजियाबाद का मतदाता बनारस के चुनाव में हिस्सा लेगा? नहीं। यानी कि बनारस के चुनाव में बनारस का ही मतदाता हिस्सा लेगा। तो इसीलिए बनाया गया है संसदीय क्षेत्र, जहां से आप उम्मीदवार होंगे वहीं से बनाया जाएगा संसदीय क्षेत्र, एक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। तो लोकसभा के 543 सदस्यों का होता है चुनाव, और चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? इसको कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। और इसी को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? इसी को बोलचाल की भाषा में कहते हैं हम लोग संसदीय क्षेत्र। तो लोकसभा के चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र यानी कि संसदीय क्षेत्र। और संसदीय क्षेत्र का कौन? संसदीय क्षेत्र का मतदाता, वोटर ऑफ संसदीय क्षेत्र। तो अभी आपने क्या समझा? आपने बस ये समझा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में कौन हिस्सा लेगा? तो संसदीय क्षेत्र का मतदाता। कितने मेंबर का चुनाव होगा? 543 मेंबर का। अब थोड़ा सा आपको जानना है कि मतदाता कौन होता है, तो अब हम थोड़ी सी बातें जानेंगे मतदाता के बारे में। यहां पर आप लिखेंगे मतदाता, यह वोटर कौन है जो चुनाव में हिस्सा लेता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 326। और अनुच्छेद 326 में मतदाता शब्द को परिभाषित किया गया कि कौन मतदाता हो सकता है। और मतदाता के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। मतदाता के लिए पहला शर्त यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली बात क्या है कि वह भारत का क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी विशेषता, वह पागल और दिवालिया घोषित ना हो। पागल मतलब, पागल मतलब पागल, पागल मतलब वो वाला नहीं जो आशिक वाले पागल हो जाते हैं वाला पागल नहीं, जो दिमागी रूप से अस्थिर हो गया है उसको कहते हैं पागल। और यहाँ पर पागल घोषित करने का जिम्मा किसी डॉक्टर को नहीं है। डॉक्टर तो 200 रुपया लेगा, पागल घोषित कर देगा। यहाँ पर पागल घोषित करने का जिम्मा होता है न्यायपालिका को। और दिवालिया मतलब कंगाल। कंगाल तो भिखमंगा भी है, तो उसको दिवालिया थोड़ी कहते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सरकार से पैसा लिया हो और उस पैसों को पूर्णतः गबन कर दिया हो तो उनको कहते हैं दिवालिया। सरकार से पैसा लिया और सरकार के पैसों को पूर्णतः अपने समाप्त कर दिया तो उसको कहते हैं दिवालिया। तो मतदाता कौन होगा? आर्टिकल 326 बताता है कि मतदाता मतलब भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यायालय द्वारा
पागल एवं दिवालिया, न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित न हो। ठीक है। तीसरी विशेषता, वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और यही आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहले मत डालने की जो आयु थी वह 21 साल थी, लेकिन अब मत डालने की आयु 18 साल कर दिया गया। और इसमें किया गया बदलाव, और इसमें जो बदलाव किया गया उस बदलाव के लिए आर्टिकल 326 में परिवर्तन किया गया। फिर ध्यान रखिएगा, पहले मत डालने की आयु होती थी 21 साल, लेकिन कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से मत डालने की आयु को 18 साल कर दिया गया, 21 साल से घटा दिया गया। तो यह है 21 वर्ष, और 21 वर्ष से घटा दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अब कितना हो गया है? 18 वर्ष। इस काम को करने के लिए आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, आर्टिकल 326 में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसके लिए परिवर्तन किया गया 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, और ये अधिनियम बनेगा। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1988-89, 88 में पास हो गया, 89 में लागू हुआ। 88 में पास हुआ, 89 में लागू हुआ, तो एग्जैक्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 326 में परिवर्तन किया गया, और मतदान की आयु जो कि पहले 21 साल थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। तो लोकसभा के मतदाता कौन होते हैं? ये लोग होते हैं लोकसभा के मतदाता। कितने सीटों पर चुनाव होता है? 543 सीटों पर। चलिए, लोकसभा का चुनाव हो गया। अब लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात जो मेंबर है वो आएंगे, तो आने दीजिए। चुनाव में होता है आरक्षण। तो लोकसभा में आरक्षण कहां पर होता है ये भी आपको जाननी है, तो आप हेडिंग डालिएगा लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में आरक्षण, पहले जो भी आपको प्रावधान किया जाएगा वहां से आर्टिकल जानने बहुत जरूरी है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेशन किया जाता था, आर्टिकल 331। ऐसे ही लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो जो आर्टिकल है उसका नाम है आर्टिकल 330, आर्टिकल 330। और ये भी कई एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहां पर भी लगाना है स्टार। हो गया। अब देखिए, हम चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब है लोकसभा। अब ये जो लोकसभा है, प्लस का मतलब कि किसको आरक्षण है। लोकसभा में सभी लोगों को आरक्षण नहीं है, तो लोकसभा में किसको आरक्षण है ये जानना है। और दूसरा जानना है कि किसको आरक्षण नहीं है, किसको आरक्षण नहीं है। तो देखिएगा, लोकसभा में किसको आरक्षण नहीं है पहले ये जान लेते हैं। लोकसभा में जब चुनाव होता है तो उम्मीदवार के पद के लिए आरक्षण दिया जाता है, मतदाता के लिए नहीं, उम्मीदवार जो बनता है उस पद के लिए दिया जाता है आरक्षण। और यहां पर कुछ ही लोगों को दिया गया है आरक्षण, कुछ लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया है। जैसे यह अदर बैकवर्ड क्लास होता है, इस अदर बैकवर्ड क्लास को लोकसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत विधानसभा में आरक्षण है, लेकिन लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लास को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। दूसरा, ये जो महिला कैटेगरी है, इन महिलाओं को भी लोकसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। प्रस्ताव जरूर रखा गया है कि महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये पास नहीं हो पाया है। तो महिलाओं को भी कोई आरक्षण नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तीसरा, ये जो नए नए आरक्षणधारी हैं जिनको हम कहते हैं EWS, इस EWS को भी लोकसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि लोकसभा में आरक्षण किसको किसको नहीं दिया गया है, OBC, महिला और EWS। फिर लोकसभा में आरक्षण दिया किसको गया है, तो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है निम्नलिखित लोग को। एक आरक्षण दिया गया है
एससी समुदाय को और 1 आरक्षण दिया गया है एसटी समुदाय को। अभी जो एससी समुदाय है जहां जहां इसकी संख्या है वहां वह आरक्षण है, और जो एसटी समुदाय है जहां जहां इसकी संख्या है वहां वहां इसको आरक्षण दिया गया है। तो इनको सीट वाइज आरक्षण दिया गया है। पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव में एससी समुदाय को 84 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। ये बिल्कुल ही याद करने हैं। पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव में 84 सीटों पर एससी समुदाय को आरक्षण दिया गया है, जबकि पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव में केवल 47 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। किसको? एसटी कैटेगरी को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने क्या देखा? तो देखिएगा, अब आइए। तो लोकसभा में केवल एससी को 84, एसटी को 47 सीटों पर। अब जोड़ के देखिएगा, 7 4 11, 1 8 4 12 13, कुल मिलाजुला के 543 में से 131 सीटों पर क्या दिया गया है? दिया गया है आरक्षण। ये बिल्कुल ही याद करना है कि लोकसभा में एससी को आरक्षण कितने सीटों पर, लोकसभा में एसटी को आरक्षण कितने सीटों पर, सभी बातों को आपको याद कर लेना है। लोकसभा में कितने सीटों पर आरक्षण है कुल मिलाकर? तो 131 सीटों पर आरक्षण है। अब एक और बात, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा के चुनाव में एससी को सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं? भारत में वह कौन सा चुनाव है, क्योंकि पूरे भारत में कितना सीट है? 84 एससी के लिए। तो उसमें भी याद करना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें एससी समुदाय को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं। तो वो है यूपी, और यूपी में कितना है? 17। तो यूपी में 17 है, यानी कि पूरे भारत में एससी के लिए 84 सीट, तो यूपी के लिए कितनी सीट? 17 सीट। ऐसे ही याद करना है कि संपूर्ण भारत में एसटी को 47 सीटें दी गई हैं। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर एसटी को सर्वाधिक सीटें दी गई हैं? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। यानी कि पूरे इंडिया में 47, तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें। तो आपने देखा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के तहत एससी और एसटी समुदाय को मिलाकर 131 सीटों पर आरक्षण दिया गया है, जहां पर एससी को 84 सीटें तो वहीं पर एसटी को 47 सीटें दी गई हैं। और एससी के लिए यूपी में सर्वाधिक 17 सीटें हैं, जबकि एसटी के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब कुछ और बातें लोकसभा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब यह है लोकसभा की बैठक। अब लोकसभा की बैठक वर्ष में 3 बार होती है, संसद के साथ ही होती है, वो अकेले नहीं होती है, संसद के साथ होती है। इस बैठक को हम कहते हैं बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। 3 अलग अलग होती है, तो उसके बाद में हम देखेंगे। अब लोकसभा की बैठक, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं 543, वो चुनकर चले आए। अब लोकसभा की कार्रवाई पूरी होनी है, लोकसभा अपनी बैठक करेगी, काम करेगी। तो लोकसभा के बैठक करने के लिए न्यूनतम सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर मिनिमम मेंबर नहीं आएंगे तो लोकसभा अपनी बैठक नहीं कर पाएगी। और इस घटना को एक शब्द दिया जाता है, और शब्द का नाम है कोरम। ये इंग्लिश का शब्द है QURAM, कोरम। और कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। अरे प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि लोकसभा का कितना कोरम होता है? तो लोकसभा का कोरम होता है कुल सदस्यों का 1/10 या 10%। कुल सदस्यों का 1/10 या 10%। यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी तक हम 552 मान रहे हैं, और 552 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और ये अगर 55 मेंबर आए तभी जाके लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई को प्रारंभ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। तो लोकसभा का कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा के बारे में कुछ और बातें हमको जानना है, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए, हमको लोकसभा का देखना है कार्यकाल। लोकसभा का
कार्यकाल, क्योंकि लोकसभा को क्या मानते हैं, अस्थायी सदन मानते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष। अगर सब कुछ सही रहा तो कितना होगा, 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष कब से माना जाएगा, तो 5 वर्ष माना जाएगा प्रथम बैठक की तारीख से, प्रथम बैठक की तारीख से। यानी कि जब से लोकसभा ने अपनी बैठक शुरू की तब से माना जाएगा 5 वर्ष। ऐसा नहीं है कि मेंबर इलेक्ट होकर अपने घर में चले गए तब से मानेंगे। सभी मेंबर ने जब से लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग में भाग लेना शुरू किया तभी से इसका कार्य मान लिया जाएगा 5 वर्ष। ये सामान्यतः है, सब कुछ सही रहा तो 5 वर्ष। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा हमेशा 5 साल ही काम करेगी, 5 साल से पहले भी समाप्त हो सकती है। तो 5 वर्ष से पूर्व कार्यकाल की समाप्ति, ध्यान रखिएगा, यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकसभा केवल 5 वर्ष काम करेगी। लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी अपने कार्यकाल को समाप्त कर सकती है। और लोकसभा 5 वर्ष से पहले अगर अपने कार्यकाल को समाप्त करेगी तो कौन करेगा, तो कार्यकाल की समाप्ति होगा राष्ट्रपति द्वारा। 5 वर्ष से पहले लोकसभा का कार्यकाल कौन समाप्त करेगा, राष्ट्रपति, वो भी मंत्रिपरिषद के या प्रधानमंत्री के कहने पर। और जिस तरीके से समाप्त करेगा उस तरीके को क्या कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं विघटन, डिसॉल्व करना। यानी कि लोकसभा की कार्यवाही सामान्यतः 5 वर्ष तो होती ही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को राष्ट्रपति चाहे तो विघटन करके 5 साल से पहले भी समाप्त कर सकते हैं। अभी आपको देखना है कि एग्जाम्पल कौन सा है और भारत का कौन सा ऐसा लोकसभा है जिसका कार्यकाल 5 साल से पहले भी समाप्त हो चुका है। तो एक दो नहीं, कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है वह है आपकी चौथी लोकसभा। तो जो चौथी लोकसभा है वह चौथी लोकसभा इसका एग्जाम्पल थी। कार्यकाल था 1967 से 72 होना चाहिए था, लेकिन 1967 से लेकर उसका कार्यकाल मात्र 1971 था, होना चाहिए था 72, यानी कि पहले ही डिसॉल्व कर दिया। दूसरी विशेषता, लोकसभा को न सिर्फ 5 वर्ष के पहले समाप्त कर सकते हैं बल्कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं। तो 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात कार्यकाल में वृद्धि। तो अगर 5 वर्ष के पश्चात आप कार्यकाल में वृद्धि करना चाहते हैं तो कैसे कार्यकाल में वृद्धि करेंगे, तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 ही वर्ष नहीं है। अगर संसद ने खुद चाह दिया तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा भी बढ़ जाएगा। तो कौन चाहेगा, संसद द्वारा। सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले बाद कौन बढ़ा सकता है, संसद। 5 वर्ष से पहले कौन घटा सकता है, राष्ट्रपति। संसद कब करेगी ऐसा, तो जब देश में लगा हो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। और जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो तो लोकसभा के कार्यकाल को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्पल रहा है। यह है हमारी 5वीं लोकसभा, और जो 5वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल था 1971, पूरा होना चाहिए था 76 में, लेकिन बढ़ के कितनी हो गई, 77। इसने 10 महीने 6 दिन ज्यादा काम किया था। तो इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग, अस्थायी सदन। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 साल होता है, लेकिन कार्यकाल घट सकता है। कौन घटाता है, राष्ट्रपति। कैसे घटाता है, विघटन के द्वारा। बढ़ भी सकता है, कौन बढ़ाता है, संसद। कैसे बढ़ाती है, राष्ट्रीय आपात के दौरान। लोकसभा के बारे में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लेंगे। देखिएगा, यह है लोकसभा। इस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है। और जब लोकसभा है तो लोकसभा को हम देखेंगे, जनसंख्या नहीं, मतदाता लिख देते हैं, लोकसभा, और इसको हम लिख देंगे मतदाताओं के अनुसार। लोकसभा, इसको हम क्या लिखेंगे, मतदाताओं के अनुसार। और फिर लोकसभा लिखेंगे
और यहां पर हम लोकसभा देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार दोनों बातें, लोकसभा मतदाताओं के अनुसार, लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार। तो हमको देखना है कि मतदाताओं के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा कौन है, यानी कि वो कौन सा लोकसभा है जहां पर सबसे अधिक मतदाता पाए जाते हैं। और फिर हम देखेंगे सबसे छोटा लोकसभा कौन है जहां पर सबसे कम मतदाता पाए जाते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो लोकसभा है वह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और उसका नाम है मल्काजगिरी। सबसे बड़ा लोकसभा मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश में। कितने मतदाता हैं? 29 लाख। एक सांसद के ऊपर 29 लाख लोग वोट देते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, नाम है मल्काजगिरी। सबसे छोटा मतदाताओं के अनुसार कौन सा संसदीय क्षेत्र है? तो वो है अंडमान और वो है लक्षद्वीप। तो उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने मतदाता पाए जाते हैं? केवल 29,000 मतदाता पाए जाते हैं। तो ये है आपका लक्षद्वीप। तो सबसे बड़ा मतदाताओं के अनुसार मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश में 29 लाख, सबसे छोटा मतदाताओं के अनुसार लक्षद्वीप, और ये है आपके 49,000 के आसपास, मात्र 1000 में ही है। ऐसे ही क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख, और लद्दाख के बाद राजस्थान का बाड़मेर। तो राजस्थान का बाड़मेर, लद्दाख और बाड़मेर। जबकि सबसे छोटा, यहां पर प्लस मतलब सबसे बड़ा और माइनस मतलब सबसे छोटा, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो यह है आपके दिल्ली का चांदनी चौक, और चांदनी चौक सबसे छोटा ये क्या है आपका संसदीय क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक ऐसे ही एक दो और बातें आप लोकसभा के बारे में लिख लेंगे, और बातें इस प्रकार है। पहला पॉइंट, भारत के वो 5 राज्य जहां पर लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं उनकी संख्या आपको याद करना जरूरी है। तो सबसे अधिक लोकसभा में जो सदस्य हैं वो यूपी में है 80, उसके बाद से है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने हैं? 48, उसके बाद से है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 42, उसके बाद है बिहार, बिहार में कितने हैं? 40, और उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितने हैं? 39। मैंने यहाँ पर 40 लिखा है, 40। तो सबसे अधिक लोकसभा सदस्य यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 पाए जाते हैं। एक दो और बातें, उसके बाद से मैं टॉपिक समाप्त करूंगा। देखिएगा, हमेशा से लोकसभा में सदन का नेता देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया है, उसको आपको याद है। प्रश्न क्या है? लोकसभा में सदन का नेता, तो लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपको याद करना है। दूसरी विशेषता है, जब पहले बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कितने सदस्य थे, कितने लोगों का चुनाव हुआ? इस समय तो 543 का होता है। तो ये है आपका लोकसभा पहला चुनाव। और जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था तो इस समय लोकसभा का चुनाव कितने सीट पर होता है? 543 पर। और जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था तो हुआ था 489 सीटों पर। अधिकतम संख्या कितनी थी? 500, लेकिन कितने पर हुआ था? 489 सीटों पर। तो ये हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक संक्षिप्त परीक्षा उपयोगी जानकारी दिया जाए। पढ़ने का सबसे बेहतर मोड ये होता है कि आप भी हमारे साथ कदम ताल मिलाइए और आप भी नोट्स का निर्माण करिए। हमारी बातों को सुनिए, रिकॉल करिए, नोट्स का निर्माण करिए, और नोट्स बनाने के बाद से उसको एक अपनी भाषा में लिखिए। और विश्वास मानिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। हमारी क्लास, हमारी संस्था द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इससे हमारी टीम का उत्साह भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगली मुलाकात अगले विषय के साथ करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।